अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, सिमेट्री एलिमेंट्स। ये टॉपिक यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें कायरल अकायरल इन मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, इनमें अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बतानी है तो फिर हमें सिमेट्री एलिमेंट्स का एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। समझ गए ना? तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें, फिर हम उनके जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज होंगे, हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको डिफाइन करें कि ये होता क्या है बच्चों। तो ये है कि द जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल पार्ट इन मॉलिक्यूल which is express symmetry, ठीक है, symmetry of molecule, ठीक है, is called symmetry element। समझ गए बच्चों कि मॉलिक्यूल में एक ऐसा जियोमेट्रिकल पार्ट जो कि मॉलिक्यूल की सिमेट्री को बताएगा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक ऐसा जियोमेट्रिकल पार्ट जिसमें मॉलिक्यूल का कोई भी ऑपरेशन किया जाए, रोटेशन किया जाए, उसको हाफ में पार्ट में डिवाइड किया जाए, बाइसेक्ट किया जाए, तो एक नया फॉर्म बन जाए मॉलिक्यूल का जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म के जैसा ही हो, तो हम उसे भी क्या बोलते हैं, उस ज्योमेट्रिकल पार्ट को, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, अब हम इनके टाइप्स में देखेंगे तो हमें जो यहाँ पर मेन टाइप्स चाहिए है, हालांकि बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं लेकिन इनमें से हमें जो चाहिए है सिमेट्री एलिमेंट्स, एक तो हमें लेना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए बच्चों? एक हम लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। क्या शॉर्ट फॉर्म में हम उसे क्या लिखेंगे, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा जो हम लेंगे यहां पर, ठीक है बच्चों, वो क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या लेंगे हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और हम उसे लिखेंगे COS। और जो तीसरा हमारा सिमेट्री एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, वो क्या लेंगे हम, उसमें आता है हमारा सिमेट्री एक्सिस। क्या होती है वो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इन तीन को यहां डिफाइन करेंगे, और ठीक है, AOS। हमें इन दो की मेन जरूरत होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने में। यहां मैं बता दूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, केवल एक ही कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है, तो इन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं है उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताने के लिए, वो हमेशा कायरल होगा। लेकिन एक से ज्यादा अगर कार्बन एटम या कोई भी एसिमेट्रिक एटम उस मॉलिक्यूल में है, तब हमें इन सिमेट्री एलिमेंट को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम उसमें बता सकते हैं कि वो कायरल है या फिर क्या बच्चों, अकायरल। एक एक करके लेंगे। पहला हम लेते हैं, ये है हमारा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए बच्चों कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। अब आता है कि ये होता क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी, ठीक है, प्लेन है जहां से मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया जाए, काटा जाए, तो दो इक्वल पार्ट मिले और वो दोनों इक्वल पार्ट का हर एटम, हर ग्रुप एक दूसरे का क्या हो, मिरर इमेज हो, मींस वो दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ गए ना कि ये क्या है बच्चों, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisects the molecule into two equal parts, means half parts, ठीक है,
equal parts which are mirror image, समझ गए बच्चों, mirror image of each other। ये तो ऐसा प्लेन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि मॉलिक्यूल का एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहां से मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया जाए, कट किया जाए, तो दो इक्वल पार्ट बने जो एक दूसरे का क्या होते हैं बच्चों, मिरर इमेज। ठीक है, एक तो हो सकता है जिसमें जैसे, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, प्लेन पीओएस जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हो सकता है बच्चों क्या, हॉरिजॉन्टल। समझ गए ना, कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, जिसे हम सिग्मा, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा सिग्मा वी। इस तरह से देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है हमारे पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल, समझ गए बच्चों, यहां भी कार्बन होता है, यहां भी कार्बन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो यहां पर अगर आप देखो कि यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ये है ऐसे, है ना, एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, ये सब क्या है बच्चों, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक यहां से हो सकती है बच्चों, एक यहां से हो सकती है, और एक यहां से हो सकती है। तो ये सब क्या है बच्चों, सिग्मा वी। मतलब अगर आप इस प्लेन से पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में काट दो, तो ये हमारा यही है क्या, पीओएस। कितने दिख रहे हैं, देखो, सिग्मा भी एक ये है, सिग्मा भी एक ये है, एक सिग्मा भी ये है, एक सिग्मा भी ये है, एक सिग्मा भी ये है। तो ये सब वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल की बात करूं कि कहां दिखता है, सपोज हम बेंजीन रिंग को ऐसा फ्लैट रख दें, ठीक है बच्चों, और आप इसको ऐसे देखो कि इस तरह से कि ये एक लेयर टाइप की दिख रही है, ऐसा देखें हम एक हॉरिजॉन्टली, ये है इस तरह से, ठीक है, ये नीचे से भी ऐसे होगा, ये पूरा एक, हम इस तरह से कहें कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये एक रिंग है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है ये मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहां से दिखेगी, जैसे यहां से देखो आप, ठीक है, तो यहां से पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो यहां से ऐसे निकलेगा, ये समझ गए ना, कि यहां से बिल्कुल बीचों बीच से कट जाएगा ये पूरा ऐसे, एक छह इस तरह से दो पार्ट में बढ़ जाएगी रिंग, छह ऊपर ऐड का, आधा कार्बन, छह नीचे। तो ये क्या है, सिग्मा एच, जो पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकता है। समझ गए ना, मैं ऐसे कहूं कि ये इस तरह से जाएगा पूरे मॉलिक्यूल से होता हुआ, तो हम इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस हॉरिजॉन्टल, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास क्या, वर्टिकल पीओएस, और इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पीओएस। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि किन में हमें और भी ऐसे दिखते हैं, जैसे सी डबल ओ एच, समझ गए बच्चों, सी ओ एच एच, ठीक है, सी ओ एच एच, सी डबल ओ एच। मैं इसका अगर एक क्या बनाऊं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो देखो आप ऐसे दिखेगा वो, यहां ओ एच ले लें, यहां एच है, समझ गए बच्चों, ये है सी डबल ओ एच। हम यहां से इस तरह से देखें, ये ऐसे ले लें, एक ओ एच, और ये हो गया सी डबल ओ एच, समझ गए ना, या हम इसको ऐसे ले लें कि इस वाले को थोड़ा ऊपर ले लें, इस तरह से सी डबल ओ एच, और ये क्या है बच्चों, सी डबल ओ एच। तो आप देखोगे कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं यहां से, है ना, कि ये जो है, अगर आप इसको यहां से ब्रेक कर दो, देखो यहां से आपको दिख रहा है ना मिरर प्लेन, ये वाला, ये यहां से जाएगा ऐसे, यहां से दो बराबर पार्ट में सिग्मा भी बांट देगा ही, इस तरह से। तो इसमें आपको दिख रहा है। और देखो, अगर मान लो ऐसा मॉलिक्यूल बना है, देखो बच्चों, कि ये है इस तरह का, ठीक है, यहां मैं कहूं कि ये इस तरह का ग्रुप है,
और यहाँ पर चले जाओ आप, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से एक मिरर प्लेन ऐसे जाएगा, ये है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, सिग्मा भी दिख रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ हम ऐसा अगर ले लें कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप रख दें और यहाँ रख दें और यहाँ से बराबर पार्ट में बांट दें, तो ये भी क्या है, एक सिग्मा एच है। ये है एक क्लोरीन और यहाँ है एक ब्रोमीन। यहाँ पर इस तरह से गोल है, एक ये गोल है। अब मैं इसमें कहूँ कि ये जो एक एच लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, और एक एच यहाँ लगा दूं ऐसे, तो आप देखोगे कि इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको, वो ऐसे जाएगी, जो दोनों एटम को काटता हुआ और यहाँ से ऐसे बांट देगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है बच्चों, सिग्मा भी। तो इसमें भी पीओएस है, समझ गए ना। यहाँ भी आप देख रहे हैं पीओएस दिखेगा। दो टुकड़े काट दो आप इस तरह से, तो ऊपर उठे हुए दिखेंगे आपको, है ना। तो और देखो आप, अगर मान लिया जाए कि ये लिखा है एक मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ मैं CH3 लिख दूं और यहाँ CH3 ले लूं, ठीक है, यहाँ H ले लूं, यहाँ H ले लूं। तो अगर आप इसमें देखोगे कि दो जो ये मिथाइल ग्रुप हैं वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, और ये ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रेक कर दो, ये ऐसे। तो ये क्या है बच्चों, एक सिग्मा भी है। इसमें फ्लैट भी होगा एक जी, अगर आप यहाँ से देखोगे इसको बराबर काटता हुआ जाएगा तो सिग्मा एच भी दिखेगा इसमें। तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, ठीक है। तो दो बराबर पार्ट, इक्वल पार्ट में अगर मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहा है और आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट का मिरर इमेज दिखता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, सिमेट्री, उसमें पीओएस होगा। ठीक इसी तरह से मान लो ये लिखा है ना, मैं इसको ऐसे ये लगा दूं, ये है, और यहाँ क्या ले लें, Cl H ये है, ठीक है, और यहाँ Cl ले लें, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, POS, ठीक है। ये तो हो गया POS जहाँ दिखते हैं आपको। और भी देखो, अगर साइक्लोहेक्सेन का ये कन्फर्मर ऐसा समझें आप, ऐसे है, यहाँ पर आपको Cl लगा दें और यहाँ पर Cl लगा दें, तो देखो ये ऐसा प्लेन जाएगा जो दोनों Cl को भी बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ से ले लें, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा। तो दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। आधा Cl ऊपर, आधा Cl नीचे कट जाएगा, एक हाफ, एक लेफ्ट, एक राइट में होगा, इस तरह से। अब मान लिया जाए कि आपको ये चार स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, आपको देख के बताना है कि इनमें मिरर इमेज CO POS है या नहीं, ठीक है। अगर हम ये कहें एक ये ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, क्या है यहाँ पर, CH3 CH3, ठीक है बच्चों। एक ऐसा बना दूं मैं, या हम यहाँ पर ले लें ऐसे, ये है CH3, ठीक है, और यहाँ पर हम CH3 ले लें। ठीक इसी तरह से ये है हमारे पास एक CH3 और ये है CH3, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आ जाओ, POS अगर मैं कहूँ कि ये बना हुआ है, इसमें मॉलिक्यूल का देखो ऐसे बना दिया जाए, ये है Cl और ये है Cl, ठीक है। या मैं इस तरह से ले लूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ हम ऐसे ले लें, ये है CH3 और यहाँ पर है Cl, ठीक है। और एक और बना के देखते हैं कि यहाँ पर Cl ले लें, यहाँ पर Cl ले लें, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। समझ गए बच्चों। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इनमें POS है या नहीं है, और एक ऐसा ले लूं बच्चों कि मैं यहाँ पर Cl लगा दूं डार्क में, डैश बेस में, और एक यहाँ ले लें, ठीक है। यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इनमें आइडेंटिफाई करो कि किसमें POS है और किसमें नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें तो है POS, है ना। यहाँ से ऐसे बांट दो आप दो हिस्सों में ऐसे, इसमें भी
है कि नहीं? तो अगर आप ऐसे चलो, ऐसे ये, तो इसमें भी क्या है, पीओएस होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो पीओएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसे, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो दो हिस्से ऐसे नहीं कटेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज हो। मतलब जो ग्रुप जहां है वो आमने सामने आने चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है। अगर हम इसमें देखें पीओएस, तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगा बच्चों पीओएस। देखो यहां से ऐसे चलो आप, चाहे ऐसे चलो, ये, तो इसमें पीओएस है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी पीओएस होगा, ऐसे चलो आप, ये है, तो इसमें भी क्या है, पीओएस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी मॉलिक्यूल में पीओएस का मतलब ही होता है कि उसको इस तरह से डिवाइड किया जाए। अब जैसे मान लो ये लिखा है बच्चों, ठीक है, ये जो है CH3 है और यहां पर H है, ठीक है, और मैंने यहां पर लगा दिया H और यहां पर भी ले लिया H। अब मैं कहूं कि क्या इसमें पीओएस है? तो बिल्कुल है। देखो ये प्लेन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री में खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब मैं सीधा ऐसे कहूं कि वो ऐसे खड़े हैं, हम इसको ऐसे समझें और अच्छे से, कि ये है हमारे पास, यहां पर है CH3 और यहां पर है H। तो यहां से एक प्लेन देखो आप ऐसे, जो कि क्या हो जाएगा, पूरा इसको काट देगा। तो यहां पर भी क्या है बच्चों, पीओएस है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको, समझ गए ना, कि इसको दो बराबर पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये है। और देखो ऐसे ले लो आप, ये है, तो इसमें भी पीओएस होगा, पीओएस यहाँ पे भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में आप क्या बता सकते हैं बच्चों, पीओएस के बारे में, कि है कि नहीं। यहाँ देखो तो इसमें भी पीओएस है, इस तरह से। तो ये कहलाते हैं पीओएस। अब ध्यान रखें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, वो कैसा होगा, अकायरल। समझ गए ना? एक भी सिमेट्री एलिमेंट अगर आपने उसमें निकाल दिया तो ध्यान रखें वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एक्सिस, ठीक है, इस तरह से नहीं आनी चाहिए। और दूसरा आ जाते हैं अब हम क्या, सेंटर, समझ गए बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है देखो, तो देखो बच्चों एक मॉलिक्यूल में एक दो लाइन मॉलिक्यूल के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जाए, ड्रॉ की जाए, और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में सेम एटम या सेम ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल में कहीं से भी, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से, कि मॉलिक्यूल में कहीं से भी एक सेंटर से लाइन किसी भी दो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लिया जाए, ड्रॉ की जाए, और अगर उनकी इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल लेंथ में जाके क्या हो जाए, सेम एनवायरमेंट आ जाए मॉलिक्यूल का, तो हम कहेंगे उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब ये एक क्या है देखो, मतलब एक एन इमेजिनरी, ठीक है, पॉइंट और सेंटर इन मॉलिक्यूल फ्रॉम विच, समझ गए बच्चों, फ्रॉम विच इफ टू लाइन्स आर ड्रॉ या ड्रॉन in two opposite डायरेक्शन, समझ गए ना, दो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये कितने हों, 180 डिग्री में। द टर्मिनल ऑफ ईच लाइन, समझ गए ना, कि टर्मिनल ऑफ ईच लाइन शुड टच द सेम एटम और ग्रुप at same distance,
देन सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझ गए बच्चों, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। मतलब मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट देखा जाए जहां से दो लाइन ड्रॉ की जाए अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में, तो दोनों के टर्मिनल ईच लाइन का जो है वो सेम एटम या ग्रुप को क्या करे, टच करे ग्रुप को। तो इस तरह की डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस में, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन में अगर आप देखें कि यहाँ है CH, ये 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 है, हम जानते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग होती है क्लाउड, जो हर तरफ एक सा डिस्टेंस, एक सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती है। तो यहाँ से एक लाइन ली जाए जो कि देखोगे इक्वल डिस्टेंस में इस तरफ, इक्वल डिस्टेंस में इस तरफ, इक्वल डिस्टेंस में इस तरफ, इक्वल डिस्टेंस में इस तरफ चले जाएं, या इस तरफ या इस तरफ। इस पॉइंट से हर चीज इक्वल डिस्टेंस में दिख रही है ना। तो यही इसका क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह से बात समझ में अच्छी तरह से आ गई। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे समझोगे, जैसे हम यहां लें डबल बॉन्ड, ये है ठीक है, यहां से ले लें CH3 और यहां ले लें H, ठीक है बच्चों। मैं ये कहूं कि ये प्लेनर है इस तरह से, कि यहां से इस तरह से ये ले लिया आपने, और ये है H। ठीक इसी तरह से यहाँ पर डार्क लाइन से ले लूँ मैं, ये सामने की तरफ है बच्चों, और ये लाइन शो कर रही है पीछे की तरफ। तो सोचो आप कि यहाँ से चलो और यहाँ तक एक लाइन यहाँ से सेंटर से होते हुए जाए, ठीक इसी तरह से यहाँ से और यहाँ के बीच में एक लाइन लो। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में दोनों तरफ H दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना कि ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसी तरह से चलें, ये मैं बना दूं इस तरह का, है ना, कि ये है हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर कि यहां पर मैं लगा दूं Cl और यहां Cl लगा दूं। तो यहां से यहां जब चलोगे तो आपको ये भी इसमें क्या दिख रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये है, मतलब इसका सिंबल I है, मतलब मैं यहाँ I बना देता हूँ और ज़्यादा सिंपल है, इतना पूरा ना लिख के हम केवल I से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे। अब मान लो ऐसे बना दिया जाए बच्चों, और फिर आपसे कहा जाए कि बताओ कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। मैं ऐसे बना दूं तो नहीं है, क्योंकि जब ये लाइन नीचे जाएगी तो ये दोनों तो प्लेन के ऊपर हो गए ना, तो ये नीचे जाएगी, तो इसमें नो, ठीक है, आई, इसमें आई नहीं है। समझ गए बच्चों, इस तरह से, क्योंकि दोनों ग्रुप ऊपर हो गए। तो इसमें POS तो है, बट क्या नहीं है बच्चों, ये नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह से। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि आपके पास ये है एक मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, और यहां पर एक Cl है, और मैं इसको डार्क लाइन से Cl कर दूं। तो देखो बच्चों, इसमें इस तरफ और इस तरफ तो है, लेकिन कहीं अगर हम इस तरफ लें तो इसमें आप देखोगे कि जो COS है वो नहीं होगी। होगी क्या, कि अगर आप यहां से चलो इस तरफ, तो ये नीचे ऊपर ऊपर है, इस तरफ तो दिख रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया जाता है। तो COS इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरफ तो मिल रही है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में कहीं से भी सेंटर से ड्रॉ किया जाए, हर डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्या मिल जाए, एनवायरमेंट, तभी हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में क्या है, COS। समझ गए ना। तो COS देखने के लिए बहुत जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल में क्या आना चाहिए बच्चों, एक दोनों तरफ या कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से किसी भी पॉइंट से मॉलिक्यूल में क्या लिया जाए,
एक लाइन ली जाए अपोजिट डायरेक्शन में और उसमें बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अगर आ रहा है, जैसे ये देखो बच्चों, ठीक है, मैं ये कहूं कि यहां पर है H, ठीक है, और यहां पर है H, ठीक इसी तरह से यहां पर है Me और यहां पर क्या है बच्चों, Me। अब आपसे कहा जाए कि क्या इसमें क्या वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें COS नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां से चलें तो ये तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहां से चलें तो मिथाइल आ रहा है, यहां से चलें तो मिथाइल आ रहा है, तो इसमें COS नहीं होगा, बट POS दिख रहा है। समझ गए ना? इसमें अगर आपसे कहा जाए POS है तो ये है, लेकिन COS नहीं है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए जा सकते हैं जिनको देख के आप बता सकते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जरूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में COS और POS दोनों हों, दोनों भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ गए ना? इस तरह से। अब एक और आ जाता है तीसरा एलिमेंट जिसकी हमें जरूरत पड़ जाती है, और वो है क्या बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना? क्या लेनी है हमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल के बीच में एक ऐसा इमेजिनरी लाइन कि अगर उस लाइन के चारों तरफ 360 डिग्री मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो एक से ज्यादा बार ऐसे ओरिएंटेशन आए जो बिल्कुल जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे अलग ना हो, उससे डिस्टिंग्विश्ड ना हो, तब हम कहेंगे कि उसमें क्या है बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब ये कहलाएगा इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, समझ गए बच्चों, रोटेटेड बाय 360 अपॉन थीटा, समझ गए ना, एंड वी गेट आइडेंटिकल, क्या, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, या आइडेंटिकल फॉर्म, बल्कि कंपाउंड नहीं, आइडेंटिकल फॉर्म, ठीक है, मोर देन वन टाइम। समझ गए बच्चों, एक से ज्यादा बार, मोर देन वन टाइम, विच आर सुपर imposable on original form। समझ गए बच्चों कि एक ऐसे एक एक्सिस, ठीक है, कि if the molecule rotated by 360, if the V are identical on the side to be have ठीक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तब उस मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, या हम और सिंपल कह सकते हैं कि एनी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन इन मॉलिक्यूल इफ मॉलिक्यूल rotates around this line, we obtain two or more super imposable form। मतलब सुपर इम्पोजिशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएं, दो फॉर्म, कि वो उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखें, मतलब उन दोनों को देखा जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। ठीक है, तो ये है, तो इसी को बोलते हैं लाइन ही क्या कहलाती है बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो मैं बताता हूं कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब आप निकालोगे तो 360 अपॉन थीटा, यहां थीटा क्या होगा बच्चों, एंगल, ठीक है, y, ठीक है, एंगल एट विच टेक अ रोटेशन obtain
सुपर इम्पोजेबल फॉर्म। समझ गए बच्चों कि हमें क्या मिल जाए, एक सुपर इम्पोजेबल फॉर्म। अगर सी एन की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑल, ठीक है, जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट जो भी हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपीयर 2 टाइम्स, मतलब सुपर इम्पोजेबल टाइप जो मिलेंगे हमें आइडेंटिकल फॉर्म, और अगर यही वैल्यू 3 आती है तो इसका मतलब है वो कितने टाइम्स होंगे बच्चों, 3 टाइम्स सुपर इम्पोजेबल फॉर्म। इस तरह से कि हमें जो मिलेंगे, देखो अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, ये ले लें हम एक H और ये है H, और यहां से एक इमेजिनरी लाइन ली जाए जो बिल्कुल नाइट्रोजन एटम के बीच से होती हुई जाए ऐसे। अब सोचो आप कि इसको ऐसे रोटेट करो आप, ठीक है, और इसको यहां रोटेट करोगे। ये सपोज आपके पास A है, ये है B और ये क्या है C। आपने रोटेट किया नाइट्रोजन के एक तरफ, मान लो मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया, है ना, ये तो वही रहेगा एक लॉन पेयर जो होता है इस तरह से यहां पर। अब यहां पर अगर आप H देखें, एक H, 2H और ये क्या है 3H, तो यहाँ C आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ये। फिर 120 रोटेट कर दो, फिर नाइट्रोजन में देखो आप इस लाइन में, ठीक है, ये इस तरह से ले लें हम, इस तरह से ये हो गई, तो एक H ये हो गया, एक H यहाँ पर अगर आप देखें और एक H ये है। अब यहाँ पर आपका B आ गया था, अब यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा A, और फिर से रोटेट करोगी, ठीक है। तो देखो कहाँ कौन चेंज हुआ बच्चों, C की A की जगह C आ गया, है ना, और यहाँ आ जाएगा A, सॉरी, और यहाँ क्या आ जाएगा B, है ना। फिर हम आगे रोटेट करेंगे 60 डिग्री में, आपने 120 डिग्री में फिर रोटेट किया, तो देखो आपके पास यहाँ तो पहुंच जाएगा C, ठीक है, ये होगा ना, और यहाँ पहुंच जाएगा A और यहाँ पहुंच जाएगा B। फिर वही रोटेट कर दोगे तो ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये तीनों जो है बच्चों, देखो इनमें कोई डिफरेंस है क्या, सुपर, ये क्या है, आपने देखा कि ये तीनों जो फॉर्म है ये सुपर इम्पोजेबल है। इनमें कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, कोई अलग नहीं है ये, इस तरह से। तो ये है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगी बच्चों, C3 एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, क्या माना जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक Cl ऐसा लगा दें, एक Cl ये लगा दें, एक Cl ये लगा दें और एक Cl, तो यहां से ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी बच्चों, C3। और अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे बना दूं, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ, तो यहाँ से एक ऐसी एक्सिस जाए तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, C4 एक्सिस। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि हमारे पास, ठीक है, एक ये है, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ Cl है, एक यहाँ Cl है, एक यहाँ Cl है, एक ये है। तो यहाँ से अगर हम इसको कहें तो ये कौन सी एक्सिस दिख रही है बच्चों, C3, इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आप रोटेट करो 1 डिग्री, एक ऐसे एक ऐसे, इसमें 90 डिग्री के रोटेशन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है, मतलब यहाँ पर जो है आप 360 अपॉन 120 लिखोगे, यहाँ पर 360 अपॉन 90 लिखोगे, यहाँ 360 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 120, इस तरह से। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कंप्लीट, अगर हम बेंजीन रिंग में देखें कि कौन सा कहां पे दिख रही है, तो देखो यहाँ पर ऐसे देखोगे ना तो C2 होगी, ठीक है। अगर आप यहां से सेंटर से होते हुए एक लाइन ऐसे खींच ली जाए बिल्कुल बीचों बीच से, कि यहां से ये डार्क है और ये इस तरह से निकली हुई है पीछे की तरफ ऐसे, समझ गए बच्चों। तो ये कौन सी एक्सिस होगी, C6। क्यों, क्योंकि हर 60 डिग्री पर रोटेट करोगे तो नया बेंजीन का फॉर्म बनता जाएगा जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होगा। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो सोचो कौन सी एक्सिस होगी, ऐसे, यहाँ पर मान लो H है और ये है,
तो इस एक्सिस को बोलेंगे सी इन्फिनिट एक्सिस, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ पर। समझ गए बच्चों, ये क्या होंगे, सी इन्फिनिट एक्सिस, क्योंकि 1 डिग्री पे घुमाओगे तो वही का वही दिखेगा ना, गोल गोल है, बॉल जैसे घूमता रहेगा बस। तो इस तरह से आपको ये 3 सिमेट्री एलिमेंट्स देखने हैं। आप ध्यान से सुनो, अब आप जो कायरल मॉलिक्यूल या कायरल जो है ऑब्जेक्ट होगा, अगर आपको कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो देयर इज, हम ये कहें कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, समझ गए बच्चों, प्रेजेंट इन, ठीक है, इन मॉलिक्यूल, या हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट, कि कायरल मॉलिक्यूल या कायरल ऑब्जेक्ट वही कहलाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और एक अकायरल की बात करें बच्चों, ठीक है, तो अकायरल का मतलब ये होगा कि एनी वन और मोर देन वन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अगर उस मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो वो अकायरल होगा। और ये क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिव। और ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इस तरह से कि जो मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट अगर एक भी आ गया तो वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और वो कहलाएगा अकायरल। अब देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, आप बताना कि इसमें कौन कायरल है और कौन अकायरल है। जैसे हम यहां ले लें OH, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां से जाएगा एक ऐसा सिमेट्री प्लान, मतलब ये ऊपर है तो ये भी आधा कट जाएगा, गोल हिस्से को ऐसे काट दोगे, ठीक है, तो ऐसा प्लेन जाएगा जो O को भी काटता हुआ निकल जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन को और इस पूरे मॉलिक्यूल को। तो इसमें POS है तो ये क्या लिखा जाएगा, अकायरल। क्या लिखा जाएगा बच्चों, अकायरल। अब सोचो कि यहाँ पर अगर हम ऐसा ले लें, ये H है और यहाँ पर वही OH है, फिर गोले इससे, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये जो है POS, अगर आप देखें इसमें तो नहीं है, तो ये कैसा माना जाएगा बच्चों, कायरल, क्योंकि आधा हिस्से में डबल बॉन्ड आ रहा है, आधे हिस्से में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से मान लो आपको ऐसा मॉलिक्यूल लिखा है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, तो इसमें भी जो है POS या COS नहीं है, ठीक है, दोनों एब्सेंट है, तो ये कैसा होगा बच्चों, कायरल हो जाएगा। ओके, अगर आप इसमें आ जाएं, ये है हमारे पास, ठीक है, या हम ऐसा ले लें कि ये है हमारे पास CH3 और यहाँ पर भी ये CH3 है, तो यहाँ दिख रहा है POS, भले COS नहीं है, ठीक है, तो ये तो है। अगर हम COS की बात करें तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, अकायरल। समझ गए ना, कायरल केवल वही होगा, ठीक है, ये कायरल है, ये कायरल है, जिनमें दोनों एलिमेंट आपको दिखाई ना दें। अब मैं कहूं कि ये मॉलिक्यूल है तो बताओ कि ये कैसा होगा, CH3 डैश 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 CH3, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो ना तो POS है और ना COS है, ठीक है, तो ये कैसा होगा बच्चों, कायरल हो जाएगा। और देखो आप, अगर मैं कहूं कि ये है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये है Cl और यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर एक Cl है, समझ गए बच्चों। अब आपसे कहा जाए कि क्या ये कायरल होगा, तो देखो इसमें यहाँ से आप ऐसे चलोगे तो इसको 2 बराबर पार्ट में बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। क्यों, क्योंकि ये Cl तो दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, कि यहाँ पर क्या है कि Cl आ गया, तो इसका आधा पार्ट इस तरफ तो नहीं दिख रहा है, इनका तो आधा हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, कायरल हो जाएगा, इस तरह से। ओके, फिर और आगे आते हैं हम, अगर इसमें देखें तो इस तरह के आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे जिन्हें आपको पहचानना होता है कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये है C, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है I, तो ये भी क्या होगा बच्चों, कायरल। एक ही सेंटर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा बोल दो, ठीक है,
ठीक इसी तरह से मान लो ये है स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड में ध्यान रखें कि ये जो ये वाले ये रिंग होती है ये है, तो ये भी क्या होता है कायरल। ये बिल्कुल फ्लैट है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक इसी तरह से एकायरल में जो है, तो जो कायरल है वही ऑप्टिकल एक्टिव है। अब जैसे ये दो रिंग है बच्चों, ठीक है, अगर ये दो रिंग ऐसे जुड़ी हों कि यहाँ बड़े बड़े ग्रुप हों, एक्स लार्ज ग्रुप होते हैं, वाई यहाँ वाई ये है, तो ये रिंग 90 डिग्री पे आ जाता है और ये बड़े ग्रुप इसका रिस्ट्रिक्शन रोटेशन कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा कायरल होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये ऐसा फॉर्म है, ठीक है, ये है ऐसे, तो ये एकायरल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुरंत ये रोटेट हो जाएगा और एक दूसरे के जो है इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा दूसरे वाले में, और वो एकायरल रहेगा। अगर आपको और भी ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आप उसकी तरह से कायरलिटी आपको अच्छी तरह से देखनी है, और इस तरह से मॉलिक्यूल में आपको कायरल वो बताना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो मेनली दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखो, अगर वो हैं उनमें से कोई भी एक निकला आया तो वो क्या होगा बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सॉरी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जिसके बेस पर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, पहला होता है कि अनसिमेट्रिकल क्या हो मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, और मीन्स मॉलिक्यूल जो होता है मॉलिक्यूल नॉट बाइसेक्ट इन, ठीक है, टू इक्वल हाफ, दो बराबर पार्ट में नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये फॉर्मूला लगता है 2n, और ये सब कैसे होंगे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव, क्या होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। मीजो नहीं होगा इसमें, जहां n कहलाता है इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, कायरल सेंटर, मीन्स सीधी सी बात है एसिमेट्रिक कार्बन। समझ गए कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन देखने हैं आपको, जैसे मैंने लिखा ये है CHO, ठीक है, CHOH का होल 4, और ये क्या है बच्चों CH2OH। तो इसमें जो n की वैल्यू है ना 4, ये टर्मिनल अलग है, ये टर्मिनल अलग है बच्चों, मतलब है डिफरेंट टर्मिनल। ध्यान रखें कि ये तब यूज होगा जब क्या हो डिफरेंट टर्मिनल। तो ऐसे में दो बराबर पार्ट नहीं बटेंगे, तो हम कहेंगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे बच्चों, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, टू दी पावर n मीन्स टू दी पावर 4 मीन्स 16, और सबके सब कैसे होंगे ऑप्टिकल एक्टिव, इस तरह से। तो अगर आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ऐसे में उसके क्या होंगे बच्चों जो है इस तरह से निकाल सकते हैं उसके ऑप्टिकल एक्टिव। अब अगर पेयर ऑफ इनैंशियोमर निकाले, पेयर ऑफ, ठीक है, इनैंशियोमर्स, तो ये होते हैं A/2, और इसमें एक और फॉर्मूला है कि पेयर ऑफ रैसमिक मिक्सचर कितने बन सकते हैं इनके, तो ये भी कितने होंगे बच्चों A/2, जहां ये क्या है, A क्या हो गए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरा है कि बोथ टर्मिनल ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल आर सेम, बिल्कुल सेम है दोनों टर्मिनल, मींस मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में बांट सकते हैं, वो क्या है एक सिमेट्रिकल, ठीक है, इस तरह का मॉलिक्यूल है कि दो बराबर पार्ट में सिमेट्रिकली बांट सकते हैं। तो दो फॉर्मूले लगते हैं बच्चों, जब n इवन हो,
क्या हो, एन इवन। तो ऑप्टिकल एक्टिव निकालना है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर ए से रिप्रेजेंट करूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा टू दी पावर n-1। दूसरा है कि मीजो कितने बनेंगे, मीजो फॉर्म, ठीक है, जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे एम से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएंगे टू दी पावर, ठीक है, n/2 - 1। समझ गए ना बच्चों। और टोटल कितने हो गए देखो तो ये हो जाएंगे a प्लस क्या बच्चों, m। रैस्मिक मिक्सचर हो चाहे वो वही फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। जैसे ये लिखा है C6H5, ठीक है बच्चों, CHOH का होल 4 और यहाँ पर है C6H5, दोनों टर्मिनल एक से हो गए। n की वैल्यू 4 है तो हम a देखें तो कितने हो जाएंगे, टू दी पावर, ठीक है, 4 - 1 मीन्स टू दी पावर 3। तो ये कितने हो गए बच्चों आपके पास कि n की वैल्यू आ गई कितनी, 8, ठीक है। अब आता है कि m फॉर्म कितने होंगे तो आपने लिखा 2, 4/2 - 1 मीन्स टू दी पावर, ये हो जाएगा क्या, 1। तो ये कितने हो गए बच्चों, 2, ठीक है। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए, टोटल हो गए आपके पास 10, इस तरह से। बाकी फिर वही है, रैस्मिक मिक्सचर आप निकाल लो, ठीक है। या और एक सिंपल फॉर्मूला बता दूं डायरेक्ट टोटल निकालने का, a प्लस m जो होगा टोटल कितना होगा तो वो होता है टू दी पावर n-1। अब आप लगा लो टू दी पावर n-1 कितना हो गया, मतलब 2 की पावर 4 थी, 1 निकाल दिया तो 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3 कहाँ आया, ये टू दी पावर नहीं आ रहा है, तो नो ये नहीं आएगा, m a और टोटल हो गया m प्लस n तो ये हो जाएगा n-1/2, सॉरी कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो 4 3, तो अभी कहाँ आ रहा है, अगर हम इसमें देख रहे थे n की वैल्यू कितनी थी 4, 4 में से 1 गई तो कितना हो गया 3, ठीक है, और 3/2 तो 5 ये नहीं है, इसको बाद में देखेंगे बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखो आप, तो जितना ऊपर लिखा हुआ है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है टू दी पावर n-1। अच्छा ये है बच्चों टोटल निकालने का, टोटल का है टू दी पावर n-1। तो आप लगा लो, आप आ रहा है क्या इतना, और ये किसके आ रहे हैं टोटल, टू दी पावर n-1 मतलब 4 में से 3 तो अभी नहीं आ रहा है, हटे कोई बात नहीं, इसको हटाओ, पहले हम इतना ही देखते हैं, बाद में देखते हैं टोटल का क्या रिलेशन आएगा, उसको जोड़ लो आप, इसको यहाँ फॉर्मूले में आप करके देख सकते हो कि आ रहा है कि नहीं, तो भी निकल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये है तो मीजो हो गया और ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, अच्छा मैं दूसरा, ये गड़बड़ इसलिए हो रहा था मेरा, फिर दूसरा फॉर्म आता है कि जब n की वैल्यू क्या हो बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं n ऑड हो, क्या हो जब ऑड हो, तब हमारे पास a निकालने का फॉर्मूला होगा, a इक्वल टू होगा n-1, समझ के बच्चों, -2 n-1/2। ये तो हो गया a निकालने का ऑप्टिकल एक्टिव, और टू दी पावर n-1/2 ये हो जाएगा क्या निकालने का बच्चों, ये मीजो फॉर्म, इस तरह से अगर हमारे पास ये ऑड नंबर में है। तो टोटल जो आएंगे हमारे पास, समझ गए बच्चों, तो जो टोटल होता है वो होता है टू दी पावर n-1। ये इसी को मैं गलत लिख रहा था, दिमाग में वो चल रहा था, इसलिए इस तरह से आपने देखा कि ये है इस तरह से आइसोमर निकालने का। अब मान लिया जाए कि इसी तरह से दे दिया आपको कि ये लिखा है CH, ठीक है, 3, और यहाँ लिख दिया मैंने CHOH का होल थ्राइस और CH3, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो हम a निकालें तो क्या हो जाएगा टू दी पावर, ठीक है, 3 - 1 माइनस टू दी पावर 3 - 1/2। तो a की वैल्यू टू दी पावर 3 में से, तो ये कितनी हो गई 2 माइनस टू दी पावर 3 - 3/2 तो 0 हो गई। तो a की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, आप इधर निकालोगे तो ये हो गया आपके पास टू दी पावर, ठीक है, 3 - 1 2/2, ओ सॉरी गलत लिख दिया यहाँ, तो 1 आएगा ना बच्चों, 2 मिनट को, ठीक है। तो यहाँ थे हम, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, कि ये था फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया n-1/2,
ओके, तो 2^3 - 1 माइनस 2^3 तो 2/2 हो गया ना ये, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2^2/2, तो ये तो हो गए 4 माइनस क्या हो गया बच्चों 2, तो कितने रह गए हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव 2। और मीजो फॉर्म निकाल लो, तो मीजो तो क्या हो जाएगा, मीजो का फॉर्मूला देखो क्या है, सीधा सीधा कि 2^n-1/2, तो 2^3 - 1/2 मीन्स 2 हो जाएंगे। और टोटल हमारे पास कितने हो गए देखो 4, और वैसे भी लगा लो आप n-1 3 - 1 2^2, तो उससे भी निकला आएगा डायरेक्ट। तो इस तरह से आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालने हैं, इस तरह का एक है। और अगर मान लो एक सीधा है कि टोटल GI प्लस, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल, समझ गए बच्चों। और आपसे कहा जाए कि टोटल जियोमेट्रिकल और ये निकालो, तो ये होता है आइसोमर्स। टोटल अगर हमें आइसोमर्स कैलकुलेट करना है जियोमेट्रिकल और कौन से बच्चों, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर मतलब GI प्लस OI ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये होता है 2^n, जहां n हो जाएगा सम ऑफ डबल बॉन्ड, समझ गए ना, प्लस कायरल सेंटर, समझ गए बच्चों। दोनों जोड़ दो, देखो एक एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे ये लिखा है CH3, ठीक है, और यहाँ लिखा है OH H CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आपसे कहा जाए कि टोटल आइसोमर कितने हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो आपको देखो ये है एक कायरल सेंटर और एक कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक, सर ये है, इन दोनों को हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो n की वैल्यू यहाँ हो गई 2, तो आइसोमर्स टोटल बताओ कितने हो गए, तो आप लिखेंगे 2^2 मीन्स, तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास हो जाएंगे 4। ऐसा क्यों, दो इसके कारण बन जाएंगे बच्चों D और L, और दो सिस ट्रांस हो जाएंगे इस तरह से। अब और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता दूं, देखो जैसे आपको ये लिख दिया जाए कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि OI कितने हैं या GI कितने हैं, ठीक है। तो अब आपको टोटल मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए, इससे योग सिंपल ले लें हमें थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और वो बता दूं बच्चों, एक दो एग्जांपल, फिर मैं बंद करता हूँ। ये लिखा है हमारे पास डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा है Br, यहाँ पे लगा है Cl, ओके, और यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे पूछा जाए कि टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं इसमें, तो आप देखोगे एक सेंटर, दो सेंटर, और एक क्या हो गया ये वाला सेंटर। तो आइसोमर्स कितने हो गए देखो आप, तो 2^3, तो ये कितने हो जाएंगे 2^3 मीन्स 8, ठीक है। इस तरह से 8 आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे। और कोई पॉसिबल है और इस तरह से, तो आप ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी निकालने के लिए, और मतलब इस तरह के एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप उनमें देखना, एक जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है और एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, और आपसे कहा जाए कि बताओ इसके कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, है ना। तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आप इसमें देखो, और एक यहाँ पर एक सेंटर, एक यहाँ पर है, ये है ना, देखो आप है या नहीं, यहाँ पर होगा ये हमारे पास, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक दो और एक, देखो ये अनसिमेट्रिकल ये वाला, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों 2^4, तो ये हो जाएंगे 16। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, उनको करो आप, और इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक तो ये बता दिए, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स बता दिए अच्छी तरह से, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन बता दी। बाकी हम जो भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, जिसमें हम अब आगे डिस्कस जो करेंगे, समझिए ना बच्चों, उसमें हम फिशर प्रोजेक्शन, RS नॉमेनक्लेचर, ये सब पॉइंट्स अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।